इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म की जिनको विटेकर सिस्टम के क्लासिफिकेशन में, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में है, उसमें कहीं पर भी जगह नहीं मिली थी। तो विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम था, क्लासिफिकेशन सिस्टम, उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म को कहीं पर भी जगह नहीं मिली है, जिनमें हमारे वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, लाइकन्स, ये सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। इन सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से जो स्टार्टिंग के 4 ऑर्गेनिज्म है, दीज आर नॉन सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर मतलब इनके पास में जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। और हमें मालूम है कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते टाइम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है सेल्यूलर स्ट्रक्चर। जब इनके पास में सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही नहीं है तो इनको लिविंग की फॉर्म में डिफाइन करना इतना ईजी नहीं होता। एक एक करके हम इनको समझते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे वायरस से। अब वायरस को लेकर के क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। पहले हम वायरस की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि वायरस की डिस्कवरी किसने की है, वायरस की जो नेमिंग है, ये टर्म नेम वायरस किसने दिया, इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद हम वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। भाई वायरस का कैसा स्ट्रक्चर होता है, किन किन चीज़ों से मिल करके ये बनता है, कैसा दिखता है। प्रॉपर्टीज़, वायरस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से मैच करती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी लिविंग से मैच करती हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ नॉन लिविंग के साथ भी मैच करती हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ लिविंग की हैं, कौन सी नॉन लिविंग से मैच करती हैं, वो दोनों चीज़ें समझेंगे। लास्ट हम ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो वायरल डिजीज़ होती हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कई सारी वायरल डिजीज़ होती हैं और वायरल डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। पहले बात करते हैं वायरस की डिस्कवरी या फिर उसकी हिस्ट्री से। वायरस की डिस्कवरी रिलेटेड है एक साइंटिस्ट इवानोविस्की। जो साइंटिस्ट है इवानोविस्की, ये 1892 में एक डिजीज़ पे काम कर रहे थे जिसका नाम है टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। टोबैको प्लांट में उसकी लीफ में एक मोज़ाइक पैटर्न बन जाता है जिस डिज़ीज़ का नाम होता है टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। तो वो इस डिज़ीज़ को स्टडी कर रहे थे। ये डिज़ीज़ को स्टडी करके इसका कॉजेटिव एजेंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन है, इसको कौन कॉज करता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने जो एक डिजीज़्ड प्लांट था, मान लो कोई टोबैको प्लांट था जिसमें ये डिज़ीज़ प्रेजेंट थी, उसके पत्ते लिए और उसके पत्तों का एक फिल्ट्रेट बना लिया, एक फिल्ट्रेट या फिर सॉल्यूशन बना लिया, उसको मोटार पिस्टल में पीस कर फिल्ट्रेट बना लिया। इस फिल्ट्रेट को इन्होंने एक बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास किया, एक ऐसे फिल्टर से पास किया जिसमें बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, तो इसको बोलते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। इसका साइज़ इतना होता है कि कोई भी बैक्टीरिया इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब इससे बैक्टीरिया पास ऑन नहीं हो सकता। इनको लग रहा था कि जब ये इस सॉल्यूशन को, इस फिल्ट्रेट को बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास करेंगे तो जो भी पॉजिटिव एजेंट, जो भी बैक्टीरिया होगा वो यहाँ पे फंस जाएगा। सिंपल सा ये लॉजिक था इनका। पर मज़ेदार बात ये हुई कि जब इन्होंने फिल्ट्रेट को पास किया तो कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। उस टाइम पे वायरस तो पता ही नहीं था, लेकिन कोई भी बैक्टीरिया हमें इस फिल्टर पे दिखाई नहीं पड़ा। अगर यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट है, इसका सिंपल सा क्या मतलब है, इसका कंक्लूजन इन्होंने, इवानोविस्की ने ये निकाला कि जो पॉजिटिव एजेंट है, जो टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ कॉज करने वाला जो पैथोजन है, ये कोई नया पैथोजन है, इट इज़ अ न्यू पैथोजन। और ये जो पैथोजन है इसका साइज़ बैक्टीरिया से कम होना चाहिए। अगर हम इसका साइज़ देखें तो साइज़ स्मॉलर होना चाहिए देन बैक्टीरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो रहा है। जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है इसको भी ये क्रॉस कर जा रहा है इजीली। इसका मतलब इसका साइज़ कैसा होना चाहिए, बैक्टीरिया से तो छोटा होना चाहिए। ये इनका कंक्लूजन था। फिर इसके बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, M.W. बेज़रनिक, जो 1898 में जिन्होंने काम किया था। इन्होंने क्या किया, जो टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ वाला प्लांट था इन्होंने भी फिल्ट्रेट बनाया, इसका सॉल्यूशन बनाया, इसको पीस कर एक फिल्ट्रेट सॉल्यूशन बना लिया। इन्होंने इस सॉल्यूशन को इंजेक्ट कर दिया एक हेल्दी प्लांट में, एक ऐसा प्लांट जिसमें डिजीज़ नहीं थी। टोबैको का ही प्लांट था पर ये हेल्दी प्लांट था।
इस हेल्दी प्लांट में जब इन्होंने ये सॉल्यूशन या फिर फिल्ट्रेट को इंजेक्ट कर दिया तो कुछ दिन बाद देखा गया कि इसमें भी डिजीज़ डेवलप हो गई। जो हेल्दी प्लांट था इसमें भी क्या हो गई, डिजीज़ डेवलपमेंट थोड़ी दिन बाद देखने को मिला। इसका मतलब है कि जो फिल्ट्रेट है इसमें वो पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट है, वो इतना पतला है, इतना छोटा है कि इन्होंने इसको नाम दिया इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। मतलब कि वो जो पैथोजन है वो फ्लूइड नेचर का है, इतना पतला है कि पानी जैसा है, नेचर का है। और इसी को ग्रीक में बोलते हैं कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। इसी कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम का दूसरा नाम होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये इन्होंने नाम दिया। सबसे पहली बार जो वायरस को आइसोलेट किया था, अगर वायरस को आइसोलेट करना, अलग करना, आइसोलेट करने का काम किया था एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है M.W. स्टैनली। इन्होंने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया, जो सॉल्यूशन है उसमें से वायरस को क्रिस्टल बना दिया। तो इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि वायरस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। क्रिस्टल बनाना अभी तक सिर्फ नॉन लिविंग मैटर की प्रॉपर्टी हुआ करता था, लेकिन पहली बार किसी ने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग मटेरियल को क्रिस्टल बनाया था। तो उन्होंने यही बताया कि भाई इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। और जब हम इस क्रिस्टल का केमिकल एनालिसिस करते हैं तो इसमें हमें प्रोटीन दिखाई पड़ता है, सबसे मेजर क्वांटिटी में प्रोटीन से बना होता है। इसका मतलब वायरस में मेजर अमाउंट किसका प्रेजेंट होना चाहिए, प्रोटीन का। जो आज का करंट नेम है, जो वायरस नेम है ना, जो आज हम ये करंट नेम यूज़ करते हैं, इसका नाम होता है वेनम। वायरस ग्रीक में मतलब होता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। वेनम का मतलब ही होता है पॉइजनस फ्लूइड, जो होगा एक ऐसा पॉइजन जो फ्लूइड फॉर्म में, उसको वेनम बोला जाता है। ये नाम पास्चर ने दिया था। पास्चर एक फेमस साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट, काफ़ी काम किया इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी पे। तो ये नाम इनको पास्चर ने प्रोवाइड किया था। ये हिस्ट्री हो गई, इतनी हिस्ट्री हमें पढ़नी है। अब हम बात करते हैं वायरस के स्ट्रक्चर की। जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और वो किस तरह एक दूसरे से एसोसिएटेड रहते हैं। वायरस के स्ट्रक्चर में दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, पहला प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ये जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है इनका काम भी अलग अलग होता है। प्रोटीन एक कोट बनाता है, एक कवरिंग बनाता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका काम है प्रोटेक्ट करना, और इस कवरिंग को बोलते हैं हम कैप्सिड। ये एक बाहरी कवरिंग है, बाहरी कोट है। इस बाहरी कोट में किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड को। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। जैसे हमारे पास भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसे ही वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके प्रोटीन कोट या फिर कैप्सिड के अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में। जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, लेकिन कभी भी दोनों नहीं होता। या तो अगर डीएनए होगा तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा, उसमें आरएनए नहीं मिलेगा, और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो डीएनए नहीं मिलेगा। दोनों में से एक टाइम पे किसी एक वायरस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहे होते हैं। क्योंकि वायरस प्रोटीन का बना है और न्यूक्लिक एसिड का बना है, इसीलिए कई बार वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी बुलाते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। इसके न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल नेचर के बाद अगर देखा जाए कि इन दोनों कंपोनेंट में से वायरल डिजीज़ करने का काम कौन करता है, क्या प्रोटीन से डिजीज़ होती है या फिर न्यूक्लिक एसिड से डिजीज़ होती है, तो याद रखना कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है सिर्फ ये इन्फेक्शियस पार्ट है, यही एक्चुअल में इन्फेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन वाला पार्ट इन्फेक्शन नहीं करता, वो सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये हमें कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल को डिटेल में स्टडी करना है। पहले बात करते हैं कैप्सिड। जो कैप्सिड होता है वो हमारा प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन का एक कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये जो प्रोटीन कवरिंग है ये कई सारे प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर के बनी होती है। बहुत सारे प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर के बनी होती है, जिसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। और जब बहुत सारे कैप्सोमियर आपस में जुड़ जाते हैं तो एक पॉलीमर बनता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड कंप्लीट कोट है, और कैप्सिड किसका बना हुआ है, मोनोमर यूनिट, जिनको हम कैप्सोमियर बोलते हैं। जैसे मान लो ये कैप्सोमियर्स हैं और कैप्सोमियर जुड़ जुड़ करके एक खाली बैग लाइक स्ट्रक्चर बना दें, एम्पटी बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको बुलाया जाएगा कैप्सिड।
और कैप्सिड के अंदर जो सिंगल मोनोमर है, सिंगल यूनिट है, इसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। दीज आर कैप्सोमियर्स। ये 3D में, ये पूरा 3D फॉर्म में, हमने तो इसको 2D में बनाया है। अब मोनोमर कैसे पॉलीमराइज होता है, किस शेप में पॉलीमराइज होता है, उसके बेसिस पे वायरस की ज्योमेट्री निकल करके आती है। जो वायरस की सिमेट्री होती है, उसका शेप होता है, वो कैप्सिड के पॉलीमराइजेशन के, कैप्सोमियर के पॉलीमराइजेशन से निकल करके आता है। 3 इंपॉर्टेंट शेप होता है वायरस के कैप्सिड का। एक होता है हेलिकल, जहाँ पर कैप्सोमियर हेलिक्स की फॉर्म में खाली बॉक्स बना देते हैं, ऐसे एक हेलिकल फॉर्म में बॉक्स बना करके प्रेजेंट रहते हैं। ये होता है हेलिकल ज्योमेट्री। दूसरा होता है आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल शेप। जो आइकोसाहेड्रल शेप होता है, वहाँ पे कुछ इस तरह का शेप हमें देखने को मिलता है, जिसकी कुछ शेप्स, इसके कुछ ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स भी होते हैं, वो हमें ध्यान नहीं रखने, सिंपल सा याद रख लो। कुछ ट्राइंगुलर फॉर्म्स ऐसे फेसेट्स बने होते हैं, फेसेस बने होते हैं, जिसको आइकोसाहेड्रल बोलते हैं। तीसरा होता है एसिमेट्रिक, जिसमें कोई भी सिमेट्री नज़र नहीं आएगी। तो ये भी काफ़ी कॉमन है वायरस में। तो ये तीनों फॉर्म में वायरस मिल जाता है। दूसरा है जेनेटिक मटीरियल। सेकेंड इज द जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल इन्फेक्शस कॉम्पोनेंट है, एक्चुअल में इन्फेक्शन यही कॉज करता है। प्रोटीन बस उसको कवरिंग प्रोवाइड करता है। वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अब डीएनए में भी या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है वायरस के पास, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। आरएनए में भी सेम यही केस है, या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। इन चारों में से कोई एक ही प्रेजेंट होता है किसी भी एक वायरस में, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। स्पेसिफिक वायरस के अंदर स्पेसिफिक टाइप का जेनेटिक मटीरियल देखने को मिलता है। ये भी डिपेंड करता है कि वायरस कौन से ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने वाला है। जो वायरस होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, वो इन्फेक्शन तो करेगा ही। अब इन्फेक्शन किस ऑर्गेनिज्म में करता है? जो एनिमल में इन्फेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं जूफाज। ये किस में इन्फेक्शन करते हैं? एनिमल्स के अंदर। जो प्लांट्स में करते हैं उनको बोलते हैं फाइटोफाज। ये किस में इन्फेक्शन करते हैं? प्लांट्स में। एक और होता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। अगर जूफाज की बात करें तो जूफाज के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, या तो ये या तो ये या तो ये। अलग अलग जूफाज में डिफरेंट टाइप का मटीरियल होगा, लेकिन इन्हीं तीनों में से कोई होगा। फाइटोफाज की बात करें तो फाइटोफाज में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। जो टोबैको मोज़ाइक वायरस होता है ना, जिसके डिस्कवरी भी वायरस की इसी से एसोसिएटेड थी, उसमें ही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में जर्नली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। बैक्टीरियोफाज में जर्नली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। याद रखेंगे कि इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, तीनों के एक्सेप्शन हैं, लेकिन हमें याद नहीं रखने, बस याद रख लो कि कॉमनली यही वाला कंडीशन पाया जाता है। एक और कंपोनेंट होता है वायरस का, दैट इज एनवलप। बहुत सारे वायरस के ऊपर में एक एनवलप भी मिलता है। अब ये एनवलप ऐसा नहीं है कि भाई हर वायरस में एनवलप मिलता है, कुछ वायरस में मिलता है, कुछ वायरस में नहीं मिलता। लेकिन अगर हम कैप्सिड की बात करें, जेनेटिक मटेरियल की बात करें, तो हर वायरस में कैप्सिड भी पाया जाएगा और जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाएगा। एनवलप जो होता है कुछ वायरस में होता है और कुछ वायरस में नहीं होता। ये जो एनवलप होता है ये लिपिड की कवरिंग होती है, एक लिपिड की लेयर होती है या लिपिड की कवरिंग होती है। आउटसाइड कैप्सिड के बाहर ये एक लिपिड की कवरिंग के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जिन वायरस के ऊपर में लिपिड की कवरिंग होगी, मान लो ये एक वायरस है, ये एक दूसरा वायरस है, इसके ऊपर लिपिड की कवरिंग है और इसके ऊपर लिपिड की कवरिंग नहीं है। तो जिनके ऊपर लिपिड की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एनवलप्ड वायरस, और जिनके ऊपर नहीं होती उसको बोलते हैं नेकेड वायरस। तो एनवलप्ड वायरस भी होते हैं और नेकेड वायरस भी हो सकते हैं। ये हो गया वायरस के कंपोनेंट का स्ट्रक्चर।
कई बार वायरस के अंदर में इन्फेक्शन करने के लिए, इन्फेक्शन को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कुछ ग्लाइकोप्रोटीन भी एसोसिएटेड होते हैं। ये इसके ऊपर में क्या लगे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन वायरस को मदद करते हैं इसके होस्ट सेल को पहचानने में। ये ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या है, ईजिली आइडेंटिफाई द होस्ट सेल। तो ये बहुत ईजिली होस्ट सेल को पहचान के उसमें इन्फेक्शन कर पाएगा। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कुछ वायरस के अंदर में देखने को मिलते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं और एनवलप पे भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं वायरस की प्रॉपर्टीज़। जो वायरस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लिविंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। वायरस दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करता है, लिविंग प्रॉपर्टीज़ और साथ में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लिविंग प्रॉपर्टीज़ में क्या फीचर है इसका, कि वायरस किसी होस्ट के अंदर में अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है विद इन अ होस्ट सेल। लेकिन अगर नॉन लिविंग की बात करें, अगर ये बाहर होगा, अगर वो होस्ट सेल के बाहर है, तब वो अपने आप को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो वायरस कभी भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर नहीं सकता जब तक वो बाहर है, आउटसाइड होस्ट, क्योंकि वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अपना नंबर नहीं बढ़ा रहा। ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। दूसरी नॉन लिविंग प्रॉपर्टी होती है कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, वायरस का क्रिस्टल बनाया जा सकता है। जैसे हम इनऑर्गेनिक आयंस का क्रिस्टल बनाते हैं ना, वैसे ही वायरस का भी क्रिस्टल बनाया जा सकता है। लिविंग की बात करें तो म्यूटेशन होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो समय के साथ चेंज होता है। म्यूटेशन एक लिविंग प्रॉपर्टी है, तो ये लिविंग प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। लेकिन जितनी भी लिविंग प्रॉपर्टी ये शो करता है वो तभी करता है जब ये एक बार होस्ट सेल के अंदर इन्फेक्ट कर दे। मान लो कि ये होस्ट सेल है जिसको वायरस इन्फेक्ट करने जा रहा है, तो जैसे ही वायरस इसको एक बार इन्फेक्ट कर देगा, इन्फेक्ट करते टाइम अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर भेज देगा। जेनेटिक मटेरियल भेजने के बाद ये इस होस्ट सेल की जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मशीनरी इस होस्ट सेल में चलती है, उसको हाईजैक कर लेगा और उसको हाईजैक करके अपने बेनिफिट वाले प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब वायरस तभी जाकर के एक्टिवेट होता है, तभी अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करता है जब वो किसी होस्ट सेल के अंदर चला जाए। इसीलिए वायरस को हम एक ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट भी बोलते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। बेटा इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है? ऑब्लिगेट मतलब नेसेसरी, बिना इन्फेक्ट किए, बिना होस्ट सेल के अंदर गए ये कोई भी लिविंग प्रॉपर्टी, कोई भी मल्टीप्लिकेशन शो नहीं करेगा। दूसरा होता है इंट्रासेल्यूलर, मतलब इसको सेल के अंदर जाना पड़ेगा। वायरस को सेल के बाहर ग्रो नहीं किया जा सकता जब तक ये किसी होस्ट सेल, जो इसका स्पेसिफिक होस्ट सेल होता है, इसके अंदर एंटर ना कर जाए। पैरासाइट यानी जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे के ऊपर रहता है। तो ये ऑब्लिगेट असेंशियल इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट होता है, पैथोजन होता है। ये समझने के बाद हम चलते हैं इसकी डिजीज़ और सिम्टम्स पे। किस तरह की डिजीज़ कॉज करता है और उन डिजीज़ से होने वाले क्या क्या सिम्टम्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। डिफरेंट टाइप की डिजीज़ ये कॉज करता है, प्लांट्स में भी करता है और एनिमल्स में भी करता है, जिसमें हम ह्यूमंस की कुछ डिजीज़ की बात करने वाले हैं। जिसमें हम ह्यूमंस और कुछ प्लांट डिजीज़ की बात करने वाले हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें, उसमें भी ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस में ये डिजीज़ कॉज करता है एड्स, बहुत ही फेमस जो आज के टाइम पर डिजीज़ चल रही, मम्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, हर्पीस। ये कुछ डिजीज़ हैं जो ये एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर कॉज करता है। प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ कॉज करता है, उन डिजीज़ का नाम हम सिम्टम के बेसिस पे ही दे देते हैं। तो जो भी सिम्टम प्लांट में दिखाई देता है ना, वही उस डिजीज़ का नाम हो जाता है। जैसे मोज़ाइक फॉर्मेशन वाली डिजीज़, जिनके अंदर मोज़ाइक बनता है। मोज़ाइक यानी लीफ पे या प्लांट के किसी पार्ट पे एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाएगा, एक सीरीज ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है। लीफ रोलिंग हो सकती है, लीफ घुमावदार हो सकती है, या फिर लीफ कर्लिंग हो सकती है, लीफ कर्ल होकर के अंदर की तरफ सिकुड़ सकती है। येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग,
जो लीफ है उसमें येलोइंग हो सकती है, क्लोरोफिल नष्ट हो सकता है, उसके अंदर वीन क्लियरिंग हो सकती है, क्लोरोफिल खत्म होने की वजह से वीन साफ दिखाई देने लगती है। एक और प्रॉब्लम होती है ड्वार्फनिंग होना, छोटा हो जाना, एंड स्टंट ग्रोथ, जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। ये सारी कुछ डिजीज़ है और इन्हीं डिजीज़ के नाम पे, सिम्टम के नाम पे डिजीज़ का नाम होता है। मोजाइक डिजीज़ होती है, लीफ रोलिंग डिजीज़ होती है, लीफ कर्लिंग डिजीज़ होती है, लीफ येलोइंग डिजीज़ होती है, ड्वार्फनिंग और स्टंट डिजीज़ होती हैं जो प्लांट के अंदर वायरस कॉज करता है। 2 वायरस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उनके डायग्राम दिए हुए हैं, उन दोनों के डायग्राम हमें याद रखने। पहला है टोबैको मोजाइक वायरस TMV। जो टोबैको मोजाइक वायरस होता है उसके पास में एक हेलिकल कैप्सिड होता है इस तरह का, हेलिकल इस फॉर्म में रहेगा। कैप्सोमियर जो होते हैं वो हेलिक्स की फॉर्म में ऐसे एक सिलेंड्रिकल बॉक्स बना के, सिलेंड्रिकल कैप्सिड बना के रहते हैं। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की फॉर्म में, ऐसे हेलिकल फॉर्म में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की फॉर्म में दिखाई पड़ता है। ये तो हो गया टोबैको मोजाइक वायरस। एक बैक्टीरियोफाज भी दिया हुआ है, यानी ऐसा वायरस जो प्लांट को वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता हो। जो बैक्टीरियोफाज दिया गया है उसके पास में एक हेड पार्ट है, कैप्सिड वाला पार्ट है। इस कैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। कैप्सिड के नीचे एक कॉलर लगा हुआ है, दिस इज कॉलर। कॉलर से उसका नेक जुड़ा होता है, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी मदद से जो जेनेटिक मटेरियल होगा इसका, वो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में भेजा जाएगा। यहाँ पे शीथ होता है, ये वायरस का शीथ होता है। शीथ के नीचे होता है एक प्लेट, टेल प्लेट जिसको बोलते हैं, पेंटागोनल प्लेट। इसमें टेल पिन्स लगी होती हैं जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को, वॉल को तोड़ने में मदद करती हैं। और टेल फाइबर्स, 6 टेल फाइबर्स इस तरह की होती हैं। दीज आर टेल फाइबर्स। तो ये बात हो गई बैक्टीरियोफाज की। तो यहाँ पे हमने वायरस का हर एक कंपोनेंट जो एनसीईआरटी में दिया उतना पढ़ लिया।